आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे? लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है। यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। कहाँ से कहाँ तक का आपका सफ़र रहा? कैसा हाँ एक्सपीरियंस? बिल्कुल, जहाँ तक इस आंदोलन के आगाज़ का प्रश्न दिसंबर का महीना था और शायद 2021 था। और उस समय झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन का आगाज़ हुआ था। और हम लोग एक कह सकते हैं एक छात्रों का आंदोलन था। कुछ भाषाएं थी जो हमारे ज़िला में थोपी जा रही थी। राज्य का भी आंदोलन नहीं था जब स्टार्टिंग हुआ था, ये 2 ज़िलों का आंदोलन था। लेकिन चूंकि मुद्दा जेन्युइन था और एक ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड की जनमानस शोषित हो रही है, और वह अहम कारण है झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबदबा। हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, टेंडर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर विभाग में जो है गैर झारखंडियों का यहाँ लगातार दबदबा बढ़ने के कारण यहाँ की जो जनसांख्यिकी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ के लोकेलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक जेन्युइन मुद्दा था जो झारखंड के ग्राउंड से एक साधारण छात्रों के द्वारा, जिनमें जयराम महतो कहिए, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं ने एक बहुत बड़े आंदोलन को तैयार किया और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और हमें आशा नहीं थी कि ये आंदोलन एक दिन इतना बृहद रूप धारण करेगा कि इसके चर्चे, इसकी गूंज पूरे देश में, पूरे राज्य में सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक आंदोलन रहा। और चूँकि जेन्युइन आंदोलन था, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित आंदोलन था, इसलिए आज इसको इतनी चर्चा और सफलता मिली। कहीं न कहीं उस समय भी लोगों को आपसे उम्मीद था जब आप आंदोलनकारी थे, आप एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतना दिनों में? देखिए, एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमें राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है। हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों की एक उम्मीद मिली। चौक चौराहा में लोग हमारी वीडियो को सुनने लगे, बाकायदा घर में सुनने लगे, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है। जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था, ये वो लड़का कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग का ग्राफ बढ़ा, हम लोग का ग्रोथ होने लगा, और जो झारखंड के तमाम मुद्दे थे उन पर हम लोगों की एंट्री होने लगी। और पूरे 2 साल भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों का फीडबैक जानना चाहा, तो कहा कि एक सही समय है, मांग है, ये युवा झारखंड है, और यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो जो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी और आइडेंटिटी के साथ चुनाव को लड़े। और हम लोगों ने उस पर एक प्रयास किया और अपनी पार्टी के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपने बिगुल फूंकने की तैयारी में हैं। इससे पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे झारखंड में, शुरू से डोमिसाइल और स्थानीय नीति और रोजगार की मुद्दे को लेकर वो लोग सत्ता में आए हैं। लेकिन झारखंड का अब 24 साल हो चुका है, अभी तक इस स्थानीय मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि गांधी जी या फिर किसी संत की एक कहानी है, मैं रिपीट करूंगा। एक एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एक वैद्य के पास गई थी इलाज कराने के लिए। तो जब उस वैद्य ने उसके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसका इलाज ठीक कर दूंगा। तो फिर जब वो महिला 2 दिन के बाद अपने बच्चे के साथ पुनः उस वैद्य के पास आई, उस हकीम के पास आई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज में क्या करना होगा। बोला ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, इनको बोलिएगा कि ये गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो वो महिला काफ़ी नाराज़ हो गई, बोली महाराज, जब हम 2 दिन पहले आए थे और इतनी दूर से चल कर आए थे, तब भी आप हमको ये बात बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से साथ कहा कि देखिए देवी, 2 दिन पहले तक हम खुद गुड़ खाया करते थे, आपके जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं आपके बेटे को सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ ना खाए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये कैसे नीति को बनाएंगे बताइए। किसी की मलेशिया में कंपनी है, किसी की दुबई में कंपनी है, किसी का 24 गो जिला में से 12 गो में मकान है, किसी का झारखंड के अलावे अन्य हमारे प्रदेशों में मकान है, फैक्ट्रियां हैं। कई सांसद ऐसे हैं जिनका 50 से अधिक विदेशी कंपनियों में शेयर है। तो ये लोग कैसे बात कह सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ की बात करेंगे। देखिए, ये लोग एक ही शर्त पे बात कर सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ में बात करेंगे। ये लोग कम से कम इन्हें अपनी संपत्ति का 70 से 80% हिस्सा दान करना होगा।
क्योंकि हमने विधायक चुना था, हमने सांसद चुना था, हमने व्यापारी नहीं चुना था। और इन्होंने, एक व्यापारी होता है तो समझ में आता है भाई व्यापारी काम है व्यापार करना, वो कफन पे भी व्यापार करता है, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा कार्य करते हैं। 90% 10% लोग ईमानदार होंगे, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार रहता है, लेकिन 90-80% लोग ऐसे हैं जिनको अगर कफन तो छोड़िए, मुर्दे के गुर्दे को गर्दे से उठाकर व्यापार करेंगे, उस टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वही गांधी की कहानी या फिर जो महात्मा की कहानी सुनी थी, गुड़ खाना छोड़ना होगा तभी आप दूसरे को बोलेंगे कि गुड़ मत खाओ। तो ये लोग भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे तभी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। ये लोग खुद दलदल में फंसे हैं, अनगिनत अगर बोले तो ईमानदारी पर खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। आपका मन भी बन चुका है, कई बार आपका बयान भी जारी हो गया। आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? गिरिडीह लोकसभा, चूँकि मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आईडी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी अच्छा, की। अपने बाहरी सांसद और विधायक के बारे में हमेशा बोला है, मुखर होकर बोले, और देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में झारखंड के ही सांसद है, तो गिरिडीह लोकसभा ही क्यों चुने? दूसरे सांसद मतलब बाहरी सांसद के बारे में ज़्यादा ही बोले हैं, तो दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ सकते आपका ये चर्चा भी था कि आपका कर्म भूमि धनबाद भी रहा है, तो धनबाद क्यों? जी, मैं आज भी मेरा दिल कहता है कि धन्यवाद, लेकिन बात ये हो जा रहा है कि हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, और मेरा ये मानना है कि पहला वोट मैं खुद के दूँ। धनबाद मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अगर धनबाद मेरा वोटर आईडी कार्ड हो तो मैं धनबाद ही कुछ करता, लेकिन गिरिडीह, और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूँगा, धनबाद से मैं प्रत्याशी बनूंगा। झारखंड के अलावा सॉरी गिरिडीह के अलावा और कहाँ से आपके प्रत्याशी खड़े हैं? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतरा के बारे में क्या सोचा? चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। चतरा चूँकि केबीसी का सवाल है तो वहाँ से तो हम लोग भागेंगे नहीं, चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ क्या गठबंधन बनाएंगे अगर देखिए, जीतते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, हम लोग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे विचार, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के माने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी की है, आप सेंट्रल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे कैंडिडेट का? लिस्ट एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता है। लिस्ट जो जारी होगा मेरे हस्ताक्षर से होगा, और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पैड मेरे घर में है, तो घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। आज कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने आपने सभा किया है, आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मैनिफेस्टो पर ही लड़े जाते हैं। देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में छोटी बड़ी 2-2.5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, कई माइंस के एरिया हैं, CTPS BTPS के अलावा इस प्रकार कितनी तमाम परियोजनाएं हैं जिन पर रोज़गार का साधन है। किंतु पॉलिटिशियन हमारा उदासीन होने के कारण वहाँ पर गैर राज्यों का दबदबा बढ़ता गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। गैर राज्य के लोगों का हमने कभी ये नहीं कहा कि आएँ, नियम से आएँ, 25% की हिस्सेदारी में आए, 75% निजी सेक्टर में भी झारखंडियों के लिए रहेगा। इस बात पर हमारी लड़ाई है, और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, सदन पर सार्थक चर्चाएँ होंगी, तो रास्ते खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे, और झारखंड अपनी बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को क्यों वोट देंगे? गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है, और इस बेटे ने बिना सदन में पहुँचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख, जो एक बहुत बड़ी राशि होती है,
केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए गिरिडीह के लोग लोकसभा मौका में दें। देखा जाए तो प्लेन का मात्रा सबसे ज्यादा लोग गिरिडीह लोकसभा से ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो जयराम माथुर जीतने के बाद कैसे रोकिएगा ये प्लेन? देखिए, उसके लिए आइडियाज होने चाहिए। लघु उद्योग की स्थापना होगी, कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो डैमों में पानी है उनको कोशिश किया जाएगा एक डायमीटर के खेतों तक पहुंचाया जाए, दूसरी फसल के लिए उस पानी का तैयार किया जाए, सड़कों का जो मायाजाल बिछा है वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग है जिन पर हम लोग चर्चा करके, और एक जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्तक्षेप करेगा तो बेहतरी होगी। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो निश्चय ही हम लोग उस पर बेहतर कार्य करेंगे।